कैसा बच्चा पार्टी? देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का धीरे धीरे प्रोसेस खत्म हो रहा है। ठीक है, लगभग 3 राउंड हो चुके हैं। अब आपका कल 15 तारीख को आपका स्पोर्ट्स, ईसीए और क्या नाम है आपका वार्ड कोटा, सीडब्ल्यू कोटा का रिजल्ट आने वाला है। उसके बारे में अभी मैं आगे जाके बात करूंगा। उसके बाद आपका हो सकता है कि 25 या 24 तारीख के करीब करीब आपका स्पॉट राउंड ओपन कर दिया जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे स्पॉट राउंड आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। इसके रिगार्डिंग प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई मैंने, वो आपकी काम करेगी टिल 25 तारीख तक। मेरे को नहीं लगता कि अब बीच में कोई अपडेट आने वाला है रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, तो जो भी जानकारी मेरे को आपको देनी थी उस वीडियो में दे चुका हूँ। ठीक है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। अब जैसे कि वीडियो का थंबनेल देखा है, बात करने वाले हैं भैया कल 15 तारीख को क्या हो सकता है। क्योंकि कल 15 तारीख को आपके ईसीए वालों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और स्पोर्ट्स कोटा वालों का रिजल्ट आ रहा है। साथ के साथ भैया सीडब्ल्यू वालों कोटा का भी रिजल्ट आ रहा है। और वार्ड कोटा का जो 13 तारीख को रिजल्ट नहीं आया, शायद वो आज 14 तारीख को शाम तक आ जाए, या फिर वो कल क्या नाम है आपका 15 तारीख को ही रिलीज करा जाएगा वार्ड कोटा वालों का भी रिजल्ट। बच्चे के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है। पहली चीज तो आपका स्पोर्ट्स के और क्या नाम है ईसीए के मार्क्स आउट हो चुके हैं। ठीक है, कई बच्चों के मार्क्स कम आए, कई बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आए। बेस्ड ऑन दिस प्रिडिक्ट करके चलने के भैया मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्या होगा आगे जाके। तो मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। देखो, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, मैं कहूँगा 2x की स्पीड में देख लो। ईसी और स्पोर्ट्स दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारी चीज़ें दोनों में मिलती हुई है, तो इसी वीडियो में बना मतलब इसी वीडियो में एक ही वीडियो में बताते हुए चलो। तो ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर दोगे कोई पार्ट। ठीक है, आप एक प्रॉपर वीडियो देख लो इसमें, चाहे आप ईसीए वाले हो चाहे स्पोर्ट्स वाले हो, आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो देखो, कल रिजल्ट आ रहा है ईसीए, स्पोर्ट्स, वार्ड कोटा और सीडब्ल्यू कोटा वालों का। अगर हम बात करेंगे कि भैया क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो देखो कल 13 तारीख को जनरली मेरे को बच्चों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। ठीक है, मेरे पे बहुत सारे डाउट भी आए हैं ईसीए के रिगार्डिंग और स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। भैया आगे जाके क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, एक प्रॉपर डिटेल वीडियो। तो इसके रिगार्डिंग मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी। ठीक है, मैंने उन बच्चों से बात करी जिनको ऑलरेडी मैंने पिछले साल और उसके भी पिछले साल एडमिशन दिलाया था। ठीक है, तो वहाँ से थोड़े स्पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन मेरे को वहाँ से मिली है। प्लस कुछ क्या नाम है यूनिवर्सिटीज़ में कनेक्शन करके कहीं ना कहीं से सोर्सेस निकाल के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, और हर वो छोटे से छोटा डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा जो कि आपके मन में आए। अगर फिर भी कोई भी डाउट आपका बच जाता है तो मैं कहूँगा कि कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर देना ताकि मैं रात तक आपको रिप्लाई कर सकूँ जल्द से जल्द। अब बात करते हैं भैया सबसे पहले यहाँ पे। अब देखो 15 तारीख को मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि ईसीए और स्पोर्ट्स दो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, वार्ड को क्या नाम है आपका सीडब्ल्यू कोटा वाले के बारे में तो अभी बाद में बात करूंगा। ईसीए और स्पोर्ट्स का जनरली क्या है, देखो ईसीए के लिए मैंने एक अलग टाइमिंग बना दी है और स्पोर्ट्स के लिए अलग टाइमिंग बना दी है इसी वीडियो में। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया टाइमिंग। ठीक है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप वहां से देखना। क्यों? क्योंकि देखो स्पोर्ट्स की बात अलग होगी और ईसीए की बात अलग होगी, और एक ही वीडियो में मैं दोनों कर दूंगा, अलग अलग मैं बनाने जाना रही हूँ। और एक आखिर में जाके जनरल गाइडेंस और जनरल डाउट सेशन आपका होने वाला है। तो वो भी मैं आपको उसकी टाइमिंग ला दूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग, आप जिस भी कैटेगरी में हो, चाहे स्पोर्ट्स को चाहे ईसीए को, आप अपने टाइमिंग के हिसाब से उस वीडियो को उतना पार्ट स्किप करके देख सकते हैं। तो कैसे हो स्पोर्ट्स वाले बच्चे, सबसे पहले हम स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो स्पोर्ट्स वाले बच्चों लोग, कल आपका रिजल्ट आ रहा है 15 तारीख को शाम के 5 बजे आपका आउट हो जाएगा। ट्रायल्स आपके हो चुके हैं, सर्टिफिकेट के मार्क्स आपके कैलकुलेट हो चुके हैं। भैया अब आगे जाके क्या क्या होने वाला है वो समझ लो। सबसे पहली बात आता है कि भैया 2 राउंड आएंगे। एक राउंड आपका 15 तारीख को आ रहा है, एक राउंड आपका 22 तारीख को आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि मान लो आपको कोई राउंड 1 में सीट मिल जाती है। ठीक है, उसको आप एक्सेप्ट करते हो, उसको फिर अपग्रेड पे डाल सकते हो, और राउंड 2 में भी जाके आपका हो सकता है अगर सीट खाली बचे तो आपका अपग्रेडेशन मिल जाए। ठीक है, तो 2 राउंड रहेंगे, एक राउंड आपका 15 तारीख को हो रहा है और दूसरा राउंड आपका क्या नाम है 22 तारीख को हो रहा है। जनरली कोशिश यही करी जाती है कि राउंड 1 में ही आपके क्या कर दे, 90% सीटों को फिल कर दिया जाए। तो भैया राउंड 2 क्यों कराया जा रहा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो कोशिश करा है कि 90% सीट अलोकेट कर दे, लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि सारे के सारे 90% बच्चे एडमिशन ले ही लें। तो इस केस में क्या होता है, सीटें बच जाती है। हो सकता है 70% बच्चों ने बस सीट एडमिशन लिया, बाकी 20% बच गए। तो जो बच गए और प्लस जो 10% सीट ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बचा के रखी थी इस फर्स्ट राउंड से, उन दोनों को मिला के 30% सीट का क्या करेंगे, फिर सेकेंड राउंड लेके आएंगे। तो ये डाटा नहीं है, जनरली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक तरीके से। अब ठीक है, तो आपका ऐसा भी हो सकता है कि अपग्रेडेशन का अच्छा खासा चांस। सबसे पहले बात करते हैं, पहला सवाल, भैया मेरे को नॉर्मल राउंड में एक सीट अलोकेट हो रखी है, मेरे को स्पोर्ट्स राउंड में अगर एक सीट अलोकेट हो जाती है,
क्या मेरे को वहाँ, क्या वो कंपलसरी है या मेरा ऑटोमेटिकली वहाँ शिफ्ट हो जाएगा नाम? नहीं, कंपलसरी कुछ नहीं है। आपके पास एक नॉर्मल राउंड में सीट है, आपके पास एक स्पोर्ट्स राउंड में सीट है, ठीक है। आपको, आपके पास चॉइस है, अगर आप स्पोर्ट्स राउंड की सीट एक्सेप्ट करना चाहते हो एक्सेप्ट कर लीजिए, नॉर्मल राउंड वाली सीट खट जाएगी, ठीक है। और उसका जो भी फीस रिफंड है वो इधर से उठ के इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जितना भी आपका फिर एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब उसके अलावा भैया मान लीजिए मेरे को इधर सीट अलोकेट है और स्पोर्ट्स में भी अलोकेट है, लेकिन स्पोर्ट्स वाली मेरे को पसंद नहीं आ रही, मेरे को उधर जाना नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आप स्पोर्ट्स वाली को रहने दो, कुछ मत करो, छोड़ दो, ठीक है। अपने आप ही आपका एक टाइमलाइन खत्म हो जाएगा। 19 तारीख को लास्ट डेट है फी पेमेंट करने की, और 17 तारीख लास्ट डेट है फी सीट को एक्सेप्ट करने की। जैसे 17 तारीख खत्म होगा उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से नाम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका फर्दर है, ठीक है। आपके पास एक ये केस सीन हो रही है, आप इसके हिसाब से रख सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा काम की बात पे, ठीक है। चलिए, जैसे ही अगर मैं बात करता हूँ, देखो 15 तारीख को रिजल्ट आएगा, 17 तारीख तक आपके पास टाइम है अगर सीट मिल जाती है पहले राउंड में एक्सेप्ट करने का। 17 तारीख के बाद लगभग 18 तारीख तक टाइम है डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने का कॉलेज के पास, और पेमेंट करने के लिए आपके पास 19 तारीख लास्ट डेट। उसके बाद आपका क्या नाम है, उसके बाद आपको वेकेंट सीट की लिस्ट नहीं आएगी, सीधा मतलब राउंड 2 आ जाएगा, राउंड 2 की एलोकेशन करी जाएगी। चलिए आगे बात। बच्चों के मन में पहला सवाल, भैया 2 स्पोर्ट्स दिए हैं, ठीक है, मैंने 2 स्पोर्ट्स के ट्रायल दिए हैं, कौन सा कैलकुलेट करा जाएगा? ठीक है, ये एक कॉमन सवाल होता है कि भैया मैं 2 स्पोर्ट्स दिया, मैंने एक बच्चे से पूछा भैया मैंने क्रिकेट का भी दिया है और क्या नाम है मैंने बैडमिंटन का भी ट्रायल दिया, तो कौन सा कैलकुलेट होगा? तो जिसमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है, जिसमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिले वो वाला स्पोर्ट्स को आपको कंसिडर करा जाएगा, जिसमें कम मार्क्स मिले वो वाला स्पोर्ट्स हटा दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स डिसाइड हो जाएगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है भैया जैसे ही स्पोर्ट डिसाइड हो गया, अब सीट एलोकेशन होगा। अब सीट एलोकेशन किससे होगा? आपका जैसे आपके स्कोर आएंगे 400 के करीब करीब स्कोर है, जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ज़्यादा चांस होगा अच्छा कॉलेज अच्छा सीट मिलने का, ठीक है। कोर्स की बात नहीं कर रहा, कॉलेज की बात कर रहा। क्यों स्पोर्ट्स में कोर्स की बात क्यों नहीं करी जाती? देखो इसलिए नहीं करी जाती कि भैया मेरे को मान लो मेरे मार्क्स आ रहे हैं 400 में से 300 आ रहे हैं, और मेरे दोस्त के आ रहे हैं 400 में से 320 आ रहे हैं, ठीक है। हम दोनों को सेम कॉलेज एलोकेट हुआ है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उसको अच्छा कोर्स मिले क्योंकि उसके 20 मार्क्स मेरे से ज़्यादा है, मेरे को डाउनग्रेड? नहीं। स्पोर्ट्स में ईसीए में कोर्स का कोई लेना देना नहीं होता, कॉलेज का लेना देना होता है। आपको जो भी कॉलेज एलोकेट हो जाएगा, मान लीजिए एक पर्टिकुलर बच्चे, मैं ही हूँ, ठीक है, मैंने एक पर्टिकुलर कॉलेज में मैं बोल के चलता हूँ कि मैं केएमसी से हूँ, मैंने किरोड़ीमल कॉलेज में अप्लाई कर रखा है, मतलब इधर से गया हूँ किरोड़ीमल कॉलेज के 3 कोर्स मैंने अप्लाई कर रखे हैं थ्रू स्पोर्ट्स कोटा, ठीक है। अब मेरे को किरोड़ीमल कॉलेज मिल जाता है स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू, तो भैया तीनों में से मिला कौन? जैसे कि मैंने किरोड़ीमल कॉलेज में लगभग 3 कोर्स के लिए अप्लाई कर रखा है। पहला बी ए ऑनर्स, सॉरी बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, एंड देन बीए ऑनर्स विद द इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने इस हिसाब से ले लिया। अब इसमें कैसे एलोकेशन हो रहा? क्या भैया यहाँ पे मार्क्स डिसाइड करेगा मेरा कोर्स के लिए? नहीं, ठीक है। मेरा मार्क्स ये डिसाइड करेगा कि मेरे को वो कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे ही वो कॉलेज मिल जाएगा, उस कॉलेज में जो भी मेरी सबसे ऊपर वाली प्रेफरेंस होगी, अगर मैंने सबसे ऊपर में प्रेफरेंस में बीकॉम ऑनर्स डाल रखा है, उसके नीचे बीकॉम प्रोग्राम है, उसके नीचे बीए प्रोग्राम है, तो मेरे को ऑटोमेटिकली बीकॉम ऑनर्स मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने प्रेफरेंस लिस्ट ऊपर नीचे कर रखी है और मैंने बोला है कि आपका क्या नाम है बीकॉम बीकॉम प्रोग्राम ऊपर है, बीकॉम ऑनर्स उसके नीचे है, एंड देन बीए प्रोग्राम इंग्लिश, मतलब बीए ऑनर्स इंग्लिश मेरा सबसे नीचे है, तो मेरे को फिर बीकॉम प्रोग्राम मिलेगा। अगर सेम प्रेफरेंस को थोड़ा चेंज कर रखा, मैंने कहा कि भैया इंग्लिश ऑनर्स ऊपर है, बीकॉम प्रोग्राम नीचे है और बीकॉम ऑनर्स सबसे नीचे है, तो मेरे को इंग्लिश ऑनर्स मिलेगा। ये फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्सेज का कोई लेना देना नहीं होता, लेना देना होता है कि क्या आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, क्या आप उस कॉलेज में जो 5% सीट रिजर्व है स्पोर्ट्स में, उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, क्या आप उसको, क्या आप उतने एलिजिबल हैं कि आपको टोटल स्टूडेंट्स में आपको सेलेक्ट करा जा सके। अगर करा जा सकता है तो आपके अपने मनपसंद का कोर्स उस पर्टिकुलर कॉलेज में अलोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि भैया प्रेफरेंस लिस्ट कितना मैटर करता है? प्रेफरेंस लिस्ट मैटर करता है, ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट थोड़ा बहुत मैटर करता है, उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। क्यों? ठीक है, मतलब भैया क्या मेरे कम मार्क्स आए हैं, क्या मैंने एक अच्छी प्रेफरेंस बनाई है, क्या मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्या भैया, तो भैया मेरे को प्रेफरेंस लिस्ट कहाँ मैटर करेगा? मैटर ऐसे बच्चे जिन्होंने क्या कर रखी है, जिनके अच्छे मार्क्स, ठीक है, अच्छे मार्क्स है, उन्होंने गलती से क्या करी है, गलत प्रेफरेंस बना दी। अच्छे मार्क्स से नॉर्थ कैंपस मिल सकता था, लेकिन प्रेफरेंस ही गलत बना रखी है। प्रेफरेंस गलत बना रखी है तो उसको वहां वो नॉर्थ कैंपस मिलेगा नहीं, उसको ऑफ कैंपस मिल जाएगा।
अब अगर ऑफ कैंपस उसको मिल जाता है, उस बच्चे को, उस पर्टिकुलर बच्चे को, सिंपल सी बात है कि भैया नॉर्थ कैंपस में सीट खाली बची है स्पोर्ट्स की, तो भले मेरे कम नंबर है, मेरे को वो मिल जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपने, आपके कम नंबर है, आपकी प्रेफरेंस अच्छी है, इस वजह से आपको कॉलेज मिल रहा है। कॉलेज इस वजह से मिल रहा है क्योंकि जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स थे उसने प्रेफरेंस खराब बनाई थी, उसने एक गलती करी है, उस गलती का फायदा आपको हो रहा है, ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो भैया प्रेफरेंस चेंजेस का कोई ऑप्शन नहीं, कोई चेंजेस का ऑप्शन नहीं है। जो लास्ट आपने प्रेफरेंस को रीऑर्डर करा था वही आपकी फाइनल प्रेफरेंस होगी। अब रीऑर्डर का मतलब क्या, मान लो आपको फर्स्ट राउंड में मिली थी तो सेकंड में रीऑर्डर करा होगा, सेकंड में अगर अपग्रेड होकर कुछ मिल गया होगा तो आपने अपग्रेडेशन राउंड में अपग्रेड करा होगा। ऐसे करके जो भी आपने लास्ट अपग्रेडेशन करा है उस वाली प्रेफरेंस को आखिरी माना होगा। अगर आपको अभी तक कोई सीटी नहीं मिली है तो आपने अपग्रेड ही नहीं करा होगा, जनरली मिड एंट्री में आके हाँ प्रेफरेंस को ठीक जरूर करा होगा थर्ड राउंड में आके, ठीक है, उसको आपका फाइनल कंसिडर करा जाएगा, प्रेफरेंस को उसके हिसाब से देखा जाएगा। अब एक बच्चे का कॉमन डाउट था, ठीक है, जो इस साल वाले बच्चे का नहीं, पिछले साल वाले एक बच्चे का डाउट था, ठीक है, उसी से मैंने पूछ लिया कि आपके मन में कोई और भी डाउट था आपके टाइम पे जब आप एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे थे। तो हाँ, एक डाउट ये आया कि मान लीजिए आपके स्पोर्ट्स में सीटें ज़्यादा बच जाती है और स्टूडेंट्स कम है एडमिशन लेने वाले, तो क्या उस केस में आपको सीट अलोकेट करा जाएगा? तो वहाँ पे एक सिंपल सा है, मान लीजिए जो सीटें बची हैं वो ऑफ कैंपस के कॉलेज में बच गए और अगर आपको कॉलेज मिला नहीं, ठीक है, स्पोर्ट्स में कोई भी कॉलेज नहीं मिला आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और जब आपकी प्रेफरेंस को देखा गया, ठीक है, आपने गिने चुने सिर्फ नॉर्थ कैंपस का कॉलेज डाला है, तो आपको कैसे मिल पाएगा? ठीक है, क्योंकि आपने प्रेफरेंस लिस्ट में ऑफ कैंपस कॉलेज डाला ही नहीं है। अगर डाला होता तो मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सीट्स का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सिंपल सी बात है, खाली सीट है, सीटें ज्यादा है, बच्चे कम है, तो एडमिशन मतलब सबका सब हो जाएगा, 100% एडमिशन हो जाएगा। लेकिन 100% एडमिशन जब होगा जब बच्चे सारी के सारी प्रेफरेंस डालेंगे। अगर प्रेफरेंस लिस्ट में उन्होंने ऐसे कॉलेजेस नहीं डाले जिनमें मान लो इनकेस बच जाती है सीटें और आपको, आपको इतने अच्छे खासे मार्क्स नहीं है लेकिन आपने टॉप कॉलेज डाल रखा है, तो उधर तो सीटें मिलेंगी नहीं और इधर जो खाली सीटें बच जाएगी उनके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे, तो वो सीटें भी खाली जाएंगी और आपका एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। अब सबसे मोस्ट सवाल है कि क्या भैया मेरे को टॉप कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा स्पोर्ट्स में? तो देखो, जनरली स्पोर्ट्स में टॉप कॉलेज मिलना बड़ा आसान होता है। क्यों भैया आसान क्यों होता है? देखो, सिंपल सी बात है, वो एथलीट्स, ठीक है, ये एक स्टूडेंट से बात हुई थी, ठीक है, तो उसने बताया था ना, एक स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट ने बताया था कि भैया हमारे टाइम पे जितने भी क्या नाम है एथलीट्स आए थे ट्रायल देने के लिए, हमसे बेटर बहुत सारे थे, ठीक है, लेकिन हमें कोई टॉप कॉलेज में दिखा नहीं, केएमसी में भी नहीं दिखा। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने ये बताया कि भैया जितने भी क्या नाम है आपके टॉप के प्लेयर्स होते हैं जो आगे जाके नेशनल इंटरनेशनल्स खेलना चाहते हैं, ठीक है, इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, वो जनरली पढ़ाई से दूरी बना के रखते हैं, ठीक है। अब पढ़ाई से दूरी बनाने का ये साफ मतलब है कि भैया नॉर्थ कैंपस में आओगे तो अटेंडेंस इशू है, पढ़ाई का इशू है, ठीक है, सब चीज मैनेज करने का इशू है, प्लस एक्सपेंस मैनेज करने का इशू है। इतने सारे इशूज को हैंडल नहीं करते, इससे बढ़िया वो क्या करते हैं, ऑफ कैंपस चले जाते हैं। ऑफ कैंपस जाने से उनको फायदा क्या होता है? पहली चीज, उनको ऐसे कॉलेजेस मिल जाते हैं जहाँ पे अटेंडेंस इशू ना के बराबर है, तो उनको पहला तो ये फायदा हो जाता है। प्लस वो ऐसे कोर्सेज लेना चाहते हैं जिनमें उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जैसे कि बीए प्रोग्राम के कोर्सेज ही लेते हैं ज़्यादातर, ठीक है, बीए प्रोग्राम के कोर्सेज में ऐसे कोर्सेज जिसमें उनको मेहनत ना करनी पड़े, असाइनमेंट कम बनाने पड़े, पेपर में लोड कम आए, क्योंकि एक्चुअल में उनको पढ़ाई से कोई लेना देना है, वो बस अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, एक्चुअल में तो उन्हें स्पोर्ट्स खेलना है। उसके अलावा वो ऐसे कॉलेज को भी टारगेट करते हैं, ठीक है, कि वो ऐसे कॉलेजेस जो कि ऑफ कैंपस में ज़्यादातर जो अच्छी खासी स्पोर्ट्स की सीटें निकालते हैं, वो कॉलेजेस स्पोर्ट्स वाले बच्चों की हेल्प करते हैं, ठीक है, उनके करियर के दौरान उनके एक्सपेंस को लेके हेल्प करते हैं, जो कि ज़्यादातर नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस नहीं करते हैं। इसी कारण क्या करते हैं, वो टॉप के बच्चे क्या होते हैं ना, वो मोस्ट प्रोबेबली क्या कहते हैं, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस नहीं आते हैं, सीधा आपके क्या नाम है ऑफ कैंपस कॉलेज में एडमिशन जाके ले लेते हैं, और उनको पढ़ाई से उतना कोई लेना देना होता है, उनको अपने स्पोर्ट्स से ज़्यादातर मतलब होता है। अच्छा, तो भैया नॉर्थ कैंपस में ऐसा नहीं है कि आते नहीं, आते हैं, टॉप बच्चे भी आते हैं, लेकिन सिनेरियो कम रहता है, ठीक है, यानी सिंपल सी बात ये हो गया कि भैया कम मार्क्स पे भी नॉर्थ कैंपस मिलना आसान होता है, क्योंकि नॉर्थ कैंपस की सीटें खाली रह जाएंगी। जो अच्छे खासे टॉप वाले बच्चे हैं जिनके पास बहुत अच्छे स्कोर्स हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट्स के, वो क्या करते हैं, ऑफ कैंपस के कॉलेज में चले जाते हैं ज़्यादातर। तो ये था स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग अब मेरे ख्याल से कोई डाउट तो रहा नहीं होगा। आपका राउंड 1 आएगा 15 तारीख को, फिर राउंड 2 आपका 22 तारीख को आएगा। सीट अगर आपको पसंद आती है तो आप एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट करने के बाद उसको अपग्रेड पे डाल देना, ठीक है। आपको जो भी कोर्स है वो उस पर्टिकुलर कॉलेज में अपनी हाईएस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा, और प्रेफरेंस तो अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो मैं आपने जो भी डाली होगी उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा।
उसके अलावा किन बातों का ध्यान रखना है, हाँ, आप जैसे ही स्पोर्ट्स के थ्रू जाओगे, सिंपल सी बात है, आप स्पोर्ट्स कोटा से थ्रू उस पर्टिकुलर कॉलेज में जा रहे हैं, तो हाँ, उस पर्टिकुलर कॉलेज की स्पोर्ट्स टीम को ज्वाइन करना आपके लिए कंपलसरी ड्यूटी होगा। एक अंडरटेकन आपसे साइन करा जाए कि हाँ, कि आपको कंपलसरी है कि अगर आप इन केस स्पोर्ट्स ड्यूटीज को नहीं निभाते हैं, इस पर्टिकुलर कॉलेज के सोसाइटीज को नहीं ज्वाइन करते हैं, तो आपका एडमिशन कैंसिल करा जाता है। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। अंडरटेकन साइन होगा लेकिन कैंसिल एडमिशन आज तक नहीं देखा। ठीक है, प्रोफेसर से बन जाती है, कॉलेज और सोसाइटी बैचमेट से बन जाती है। हाँ, अनबंद होती है तो दिक्कत होता है कि आपकी कंप्लेन सोसाइटी वाले ही कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम बात है नहीं कि प्रिंसिपल तक बात पहुंच जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट तक बात पहुंच जाती है, जो आपको एक वार्निंग देती है और फिर छोड़ देती है। अगर आप चाहते हैं कि आप भैया स्पोर्ट्स के थ्रू जाए लेकिन स्पोर्ट्स में उतना ध्यान ना दे वहाँ पे कॉलेज में जाके, तो ज्वाइन कर लो। ठीक है, स्पोर्ट्स में आप अच्छे हो गए तभी आपको अच्छे मार्क्स मिले होंगे, ज्वाइन कर लो, थोड़ा बहुत खेल लिया करो, थोड़ा बहुत बंक मार लिया करो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्वाइन मत करना, ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो कंपलसरी है। बाकी हाँ, वो आपका स्पोर्ट्स का जो सीएसपी है, ठीक है, उस पर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, डोंट वरी, कल आपका रिजल्ट आ जाएगा तो पैनिक करने की जरूरत नहीं। रही बात कट ऑफ की, ठीक है, कट ऑफ प्रिडिक्शन रहने दो। ठीक है, कट ऑफ प्रिडिक्शन जानने की जरूरत नहीं है। कोशिश का इंतजार करो कल का, सीधे खामगा कट ऑफ ले लोगे, एक होप ले लोगे तो समस्या ही है कि भैया उस होप से एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। वेट करो, लगभग आपसे मेरे ख्याल से शाम के 5 बजे तक कल आ जाएगा, तो कितना टाइम बचा है, ऑलमोस्ट 24 घंटा। ठीक है, 24 घंटे के करीब आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, तो 24 घंटा बस ये रखो कि क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। जैसे एडमिशन हो जाएगा फिर कॉलेज जाना है। कॉलेज जरूरी नहीं है उसी टाइम जाओ, कॉलेज बाद में भी जा सकते हो, लेकिन हाँ, जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि आप कॉलेजेस में आपके क्या होगा कि क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, असाइनमेंट्स हो चुके हैं, सोसाइटीज आपकी हो चुकी है, ऑलरेडी आपने स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रखा है, तो किसी और सोसाइटीज को ज्वाइन करोगे तो बर्डन होगा। चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, क्लासेस को कैसे मैनेज करना है वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। बाय द एक्सपीरियंस मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि कैसे होता है, लेकिन हाँ, कुछ चीजें खुद से एक्सपीरियंस करोगे तो ज्यादा आपके काम आएगी। तो मैं ये सब नॉलेज आपको नहीं दूंगा कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करो, कॉलेज जाओ, धीरे धीरे खुद सीख जाओगे। ठीक है, स्पोर्ट्स का हो गया। ठीक है, बाकी आप सीधा स्किप करके एंड वाले पार्ट पे चले जाना। ठीक है, जो भी मेरे को गाइडेंस देना हो एंड वाले पार्ट पे दे देना। तो कैसे हो ईसीए वाले बच्चे लोग, ठीक है, इससे पहले अभी मैंने स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए एक्सप्लेन करा था। ठीक है, अब बात करते हैं ईसीए वाले के बारे में। तो देखिए, सिंपल सी बात है, ईसीए के रिगार्डिंग अब बात करना चाहते हैं तो भैया ईसीए में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो सकता है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, एडमिशन हो जाने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एडमिशन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सब चीज के बारे में बात करूंगा। तो ये जो ईसीए वाला पोर्शन है इसको ध्यान से समझ। सबसे पहले बात करते हैं, देखो ईसीए के जो मार्क्स होते हैं वो आपको सिंपल सी मालूम है। ठीक है, कि आपके 65 मार्क्स आपके ट्रायल्स के होते हैं, और सर 60 मार्क्स आपके ट्रायल्स के होते हैं, 15 मार्क्स आपके सर्टिफिकेट्स के होते हैं। उसके अलावा आपके क्या नाम है, जो 25 मार्क्स जो रेस्ट आपका पोर्शन रह जाता है वो आपका जनरली क्या होता है, सीयूटी का स्कोर होता है। तो यहाँ पे जनरली मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे के ईसीए में कम मार्क्स आए, लेकिन सीयूटी में अच्छे स्कोर आने के बाद ओवरऑल उसका अगर स्कोर बना जाता है 100% में से, तो ज़्यादा निकल के आता है। एक ऐसा हो सकता है कि भैया ईसीए में अच्छा स्कोर आया है, लेकिन वो जो 25% ले रहे हैं उसमें बच्चे का कम मार्क्स है, तो हो सकता है कि ओवरऑल जो स्कोर आया उसका क्या है, इक्वल टू उसी बच्चे का है जिसका ईसीए में कम है। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स वो आपके सीयूटी के मार्क्स भी मैटर करते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा भैया आपकी 15 तारीख है, 15 तारीख को आपका क्या नाम है, ईसीए का रिजल्ट आएगा। सीट एक्सेप्ट करने के लिए 17 तारीख तक टाइम दिया गया है। जैसे ही एक्सेप्ट कर लोगे आपके पास 18 तारीख तक कॉलेज के पास टाइम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का, और 19 तारीख को आपके पास क्या नाम है, आपका फी पेमेंट करने की लास्ट डेट। फी पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद आपके पास एक अपग्रेडेशन का मौका आएगा, और अपग्रेडेशन करने के लिए राउंड 2 में आप अपग्रेड कर पाओगे, और राउंड 2 आपका 22 तारीख को आएगा। यानी 2 राउंड होने तय है, राउंड 1 और राउंड 2। ठीक है, अब भैया मान लीजिए इन केस मेरे को राउंड 1 में कोई सीट अलोकेट हो जाती है, ठीक है, और मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं उसमें लूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी किसी राउंड में एडमिशन हो रखा है, तो इस केस में आपको क्या करना है, जो ईसीए वाला राउंड है, ठीक है, उसमें जो भी सीट मिले उस पर कोई एक्शन मत लो। 17 तारीख बीतते ऑटोमेटिकली ये सीट अपने आपके हाथ से चली जाएगी, और ये वाली जो सीट है कंफर्म रहेगी। अब मान लीजिए इन केस मेरे को भैया एडमिशन लेना है क्योंकि बेटर सीट मिली है, ये वाली सीट को आप छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर जितना भी पैसा है, अमाउंट है, उसको अरेंज कर दिया जाएगा यहाँ पे सेटल करने के लिए। इस वाली सीट को आप एक्सेप्ट करो और इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, सीट एक्सेप्ट करो, फी पेमेंट करो। फी पेमेंट करने के बाद एक अपग्रेडेशन पर डाल दो, क्योंकि आगे जाके हो सकता है कि सीट खाली होगी, और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि सीट खाली ही रहती है।
तो आपको एक अच्छी प्रेफरेंस, हायर प्रेफरेंस मिल सकता है। तो भैया सेकंड राउंड में क्या सीन है, सिंपल सी बात है, देखो राउंड 1 होगा जो 15 तारीख को होगा, उसमें 90% कॉलेज कोशिश करेगा कि 90% सीटें एलोकेट कर दे, 10% बचा के रखेगा थर्ड राउंड के लिए, सेकंड राउंड के लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जनरली 90% बच्चों में से सिर्फ 80 क्या नाम है 70 बच्चे, लगभग 70 बच्चे क्या करते हैं, आपको सीट एक्सेप्ट करते हैं। सीट एक्सेप्ट करने का मतलब है भाई 20% सीट ऑल खाली हो गई, 10% पहले से थी, तो टोटल 30% सीट को अब क्या करा जाएगा, राउंड 2 में ऑफर करा जाएगा। हो सकता है कि राउंड 2 में अच्छी सीट हो, जरूरी नहीं है कि भैया खराब सीट हो, अच्छी भी सीट बच सकती है। क्योंकि ऐसा मान लीजिए किसी बच्चे को नॉर्थ कैंपस की सीट मिली और नॉर्थ कैंपस की सीट मिल जाने के बाद उसने एक्सेप्ट नहीं करी, तो सिंपल सी बात है अगले राउंड में नॉर्थ कैंपस की सीट खाली रह गई। तो आपको क्या हो जाएगा, या तो आपको अपग्रेडेशन होने का मौका मिल जाएगा, या फिर अगर फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिले तो सेकंड राउंड में अलोकेशन होने का क्या करता है, चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो राउंड 2 इज इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसके अलावा देखो भैया प्रेफरेंस लिस्ट कितना मैटर करता है। देखो प्रेफरेंस लिस्ट जनरली उतना मैटर नहीं करता जितना आपका स्कोर मैटर करता है। क्यों भैया, क्योंकि एट द एंड जो भी सीट आपको अलोकेट होगी वो स्कोर के बेसिस पे ही अलोकेट होने वाली है। तो फर्क कहाँ पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, मान लो एक बच्चा है कम नंबर का और उसकी क्या नाम है बहुत अच्छी प्रेफरेंस है, और वो कहे कि क्या भैया मेरे को नॉर्थ कैंपस मिल सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, एक केस लगाया जा सकता है। कौन सा केस मैं बता, ठीक है, सिंपल सी बात है, एक ऐसा बच्चा जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, उसको नॉर्थ कैंपस मिल सकता है, लेकिन उसने किसी न किसी कारण से ध्यान ना देते हुए एक गलत प्रेफरेंस लिस्ट बनाई। एक गलत प्रेफरेंस बनाने का मतलब ऐसे कॉलेजेस को ऊपर डाल रखा है जिसमें ऑफ कैंपस है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है उस ऑफ कैंपस के किसी कॉलेज में अगर वो वाला स्पोर्ट्स अलोकेट मतलब ऑफर करा जाता है, तो उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से उसको हायर प्रेफरेंस दे दी जाएगी। तो उसके अच्छे मार्क्स होने के बाद भी वो क्या कर रहा है, एक्चुअली में जाके ऑफ कैंपस में पढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी प्रेफरेंस गलत है। तो इस केस में इस बच्चे ने गलती करी, इसीलिए उस बच्चे को फायदा होगा जिसके कम मार्क्स है। कम मार्क्स होने के बाद भी उसको क्या कर सकता है, अच्छा कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका साफ लेना देना है कि उस बच्चे ने गलती करी, उस गलती का फायदा इस बच्चे को। तो प्रेफरेंस मैंने समझा दिया, अपग्रेडेशन मैंने आपको समझा दिया। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा आपका, ठीक है, अब चलिए भैया बात करते हैं ईसीए में। देखिए अगर आपके मार्क्स 30 नंबर से कम आ रहे हैं तो आप ईसीए में फेल हो। ठीक है, तो ईसीए में फेल हो तो आगे कंसीडर ही नहीं करे जाओगे। लेकिन अगर 30 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आप ईसीए में पास हो। जरूरी नहीं है कि वो 30 मार्क्स का कॉलेज मिल रहा है, मिलता है। ठीक है, मैंने बच्चों से बात करी, काफी बच्चों से बात करी रिगार्डिंग ईसीए के, जितने भी मेरे स्टूडेंट थे लास्ट ईयर के और उसके भी लास्ट ईयर के, जिनको सीयूटी में 2023 या फिर 2024 में क्या नाम है आपको सीट मिल रखी है फ्रॉम द ईसीए कैटेगरी और थ्रू द सीयूटी एग्जामिनेशन, तो उनसे मैंने बात करी और पता चला, ठीक है, कि 30 मार्क्स पे भी एडमिशन होता है। क्यों होता है बता दो, सिंपल से। तो अगर 30 मार्क्स से कम है तो आप फेल हो ईसीए में, आगे आप कंसीडर ही नहीं करे जाओगे उस राउंड में। ठीक है, 30 मार्क्स और 30 से ज्यादा है तो जरूर कंसीडर करे जाओगे। अब सिंपल सी बात है कि भैया अच्छे मार्क्स वाले को ही एडमिशन मिलता है, तो आप ये कैसे कह के चल रहे हो कि 30 मार्क्स वाले को भी एडमिशन मिल जाएगा? मिलता है, क्यों? क्योंकि वो 25 मार्क्स डिपेंड करता है। एक ऐसा बच्चा जिसने ईसीए में 60% स्कोर करा है, लेकिन जो मतलब 60 मार्क्स स्कोर करा है 75 में से, लेकिन एक ऐसा क्या नाम है, लेकिन जो उसका जो 25% मार्क्स जो सीयूटी का कैलकुलेट हो रहा है उसके मार्क्स बहुत कम है। वो जो 25% निकाला गया वो बहुत कम है। तो जो ओवरऑल मार्क्स है वो उसी के बराबर हो जाएगा जिस मार्क्स के बराबर एक ऐसा बच्चा जिसके 30 मार्क्स है स्पोर्ट्स में आउट ऑफ मतलब ईसीए में आउट ऑफ 75, लेकिन उसके जो 25% मार्क्स है वो क्या नाम है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा है। तो उस केस में क्या हो सकता है कि वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, या फिर ये वाला बच्चा क्या होता है ज्यादा हो जाएगा और इसको सीट एलोकेट हो जाएगी। तो ये दोनों केस आपको देखने को मिलेगा आराम से, पॉसिबिलिटी आराम से अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। तो भैया तो ज्यादातर ऐसा नहीं होता, मैं समझाने की कोशिश रहा हूँ कि 30 मार्क्स वाले को ही मिलता है। यानी अगर 30 मार्क्स भी है तो आपको ये घबराने की सोचने की जरूरत नहीं कि भैया मेरे को एडमिशन होगा कि नहीं होगा। होप रखो, आराम से होगा, क्योंकि सीटें बहुत अच्छी खासी बचती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भैया जैसे ही आप मान लो आपको कॉलेज एलोकेट हो जाता है, ठीक है, आपने सीट एक्सेप्ट कर ली पहले राउंड में, अपग्रेडेशन पे चले गए, सेकंड राउंड में हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है, अगर आगे जाके प्रोसीजर क्या होता है, आप जैसे कॉलेज में जाओगे, कॉलेज आपसे एक अंडरटेकन साइन कराएगा पहले ही टाइम। ठीक है, पहले दिन एक अंडरटेकन साइन करा जाएगा। उस अंडरटेकन में साफ मेंशन करा जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हो और इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आपको उस
कॉलेज को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हर एक कंपटीशन में, ठीक है, ये कंपलसरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ईसीए के थ्रू उस पर्टिकुलर कॉलेज से एडमिशन कैंसिल करके आपकी सीट हटा दी जाएगी। ये एक अंडरटेकन कराया जाता है, घबराना नहीं है, ठीक है। आज तक मैंने ऐसा देखा नहीं है कि कोई बच्चा, ठीक है, कि किसी का कैंसिल हुआ। और मैंने ऑलरेडी और सीनियरों से बात करी तो उन्होंने भी कहा कि हमारी सोसाइटी में भी आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका एडमिशन कैंसिल हुआ। तो जरूरी नहीं है कि आप सोसाइटीज में एक्टिव रहे, ठीक है। सोसाइटी में रहना इंपॉर्टेंट है, एक्टिव हो कि नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि सोसाइटीज में और भी बहुत लोग होते हैं, काम मैनेज हो जाता है। हाँ, समस्या कहाँ आ सकती है कि अगर आपकी टीचर से अनबन चली गई है, ठीक है, तो सोसाइटी का हर एक हेड होता है, ठीक है, वो हेड टीचर से आपकी अनबन चली गई है। उसके अलावा आपका सोसाइटीज के जो प्रेसिडेंट है, मेंबर्स है, उनसे आपकी अनबन चल रही है, तब उस केस में एक कंप्लेन कॉलेज अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। कॉलेज अथॉरिटी आपका नाम नहीं कैंसिल करेगी, एक वार्निंग देगी और आपको मौका देगी कि हाँ, अच्छे से परफॉर्म करो, अपने सारे चीज़ों का ध्यान रखो, एग्जामिनेशन मतलब पढ़ाई के साथ साथ आपको इधर भी रखना है क्योंकि आप इस कैटेगरी से ही यहाँ आए हो। ओके, तो भैया अगर हम बात करते हैं तो ईसीए में इतना इन्फॉर्मेशन देना था। फिर उधर कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और फर्दर अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं तो भैया देखो, डांस में अच्छा खासा स्कोर करा है बच्चों ने, तो ये ईसीए के जो 75 मार्क्स है उसमें अच्छा खासा स्कोर है, ठीक है। तो डांस में ऐसा है कि कम से कम अगर आपका अच्छा खासा स्कोर है तो आपको नॉर्थ कैंपस मिलने का चांस है। अगर ठीक ठाक स्कोर है, ठीक ठाक का मतलब देखो अच्छा खासा, ईसीए में अच्छा खासा होता क्या, पहले तो ये समझ लो। तो देखो अगर आप 70 से लेकर लगभग 75 के मार्क्स करीब करीब या 67, 68, 69, 70, 71 इतने मार्क्स लेके आ रहे हो आउट ऑफ 75, ये अच्छे मार्क्स। अगर आप 65 से लेके लगभग 60 के रेंज में या क्या नाम है आपका 55 के रेंज में मार्क्स लेके आ रहे हैं, ये आपके एवरेज मार्क्स है। उससे कम वाले आपके डाउनग्रेड मार्क्स है। तो सिंपल सी बात है, देखो म्यूजिक में, डांस में अच्छा खासा स्कोर करा गया है तो गुड स्कोर वाले बच्चों को आसान चांस है कि नॉर्थ कैंपस आराम से मिलेगा। यानी इतना तो पता चलेगा कि भैया नॉर्थ कैंपस में कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी डांस कैटेगरी में। म्यूजिक वाले की बात करेंगे, म्यूजिक में एवरेज स्कोर करा है बच्चों ने, यानी एवरेज स्कोर पे ही आपका नॉर्थ कैंपस मिल रहा होगा। डिबेट में भी एवरेज है, एवरेज पे आपको नॉर्थ मिल रहा होगा, बाकी नीचे आते जाओगे तो और आपका क्या नाम है स्कोर घटते जाएगा, ठीक है। योगा में सीटें बहुत ज्यादा होती है, बच्चे कम रहते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके मार्क्स है, ठीक है, अगर आपके एवरेज टू गुड मार्क्स है आराम से आपको मिल जाएगा। मतलब एवरेज कहने का जनरली यही मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके 55 से प्लस मार्क्स है तो आपको आराम से क्या नाम है अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। थिएटर में अगर एवरेज मार्क्स है नॉर्थ कैंपस आराम से मिल जाएगा, ठीक है। डिविनिटी में अगर एवरेज मार्क्स है, एवरेज हो चाहे एवरेज से थोड़े भी कम हो, नॉर्थ कैंपस आराम से मिल जाएगा क्योंकि इसमें बच्चे ज्यादा होते नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये भैया एवरेज और एक पर्टिकुलर कट ऑफ बता दो। कट ऑफ इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ का डाटा वेरी कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ का डाटा इसलिए वेरी करेगा, लगभग 13,000 बच्चों ने अप्लाई करा है 1300 सीट के लिए, और इन 13,000 बच्चों का डाटा मेरे पास नहीं है। अगर फिर भी मेरे साथ 5 से 6,000 बच्चों का भी डाटा होता तो मैं आराम से इन्फॉर्मेशन देता। नहीं है तो मैं आपको कट ऑफ प्रिडिक्शन नहीं कर रहा जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, ठीक है, अंदाजे के बेसिस पे। आप क्या करो, आपके पास लगभग अभी शाम के 6 बज रहे होंगे जब आप वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। कल कट ऑफ आई जाएगी 24 तारीख को, मतलब सॉरी 15 तारीख को, यानी आपके पास लगभग 24 घंटा है। तो 24 घंटे में आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इतने मार्क्स है, मान लो अगर मैंने बोल दिया ज्यादा मार्क्स है आपके मार्क्स कम है तो रात भर टेंशन रहेगा। इससे बढ़िया मार्क्स रहने दो, ठीक है, गुड एवरेज पे चलो, इस हिसाब से ठीक रहेगा। और उसके अलावा मैंने ये बोला ना 30 मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाता है आराम से, तो 30 मार्क्स वाले को जब एडमिशन मिल रहा है तो आपको भी एडमिशन मिल जाएगा। तो इंतजार करो कल तक का, कल एक बार पहली कट ऑफ आ जाएगी तो और अंदाजा लग जाएगा कि सेकंड राउंड में किसको, मतलब सेकंड राउंड में कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है और अपग्रेडेशन का मौका किन किन बच्चों को लगेगा। तो ये था, ठीक है, मैंने आपको क्या नाम है ईसीए के बारे में बता दिया। ईसी में आपका सीईएम होता है, जो सीए में स्कोर उसका जनरली कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर ध्यान मत दो, ठीक है, उसको छोड़ ही दो। बाकी तो कैसे हो बच्चा लोग, देखो मैंने आपको स्पोर्ट्स के बारे में बता दिए, ईसीए के बारे में बता दिए, ठीक है। अब आपको जनरल गाइडेंस के बारे में बता दूं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है एज अ कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में सब कवर कर दिया मैंने। सबसे पहले बात देखो, सीडब्ल्यू कोटा है, सीडब्ल्यू कोटा में आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर फिफ्थ प्रायोरिटी तक हो अच्छे कॉलेज अच्छे कोर्स आपको मिलने के चांस है। उसके अलावा अगर आप सिक्स हो, सेवन्थ हो, एट हो तो आपके क्या नाम है चांसेस कम है, लेकिन डिपेंड करता है अगर आपका सीयूटी स्कोर अच्छा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी क्या मिल जाएगा आपको, प्रायोरिटी में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आपका सीयूटी स्कोर भी एवरेज है और आपका क्या सीडब्ल्यू का भी आप 6-7 प्रायोरिटी पे आ रहे हैं तो मुश्किल है थोड़ा एडमिशन में। वार्ड कोटा की बात करेंगे तो देखो वार्ड कोटा प्रॉपरली अलग होता है, ठीक है, इसके बारे में कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। आना इसका कट ऑफ तो 12 तारीख को ही था, लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। सॉरी 13 तारीख को आना था।
तो अब आपको क्या बताना है, सबसे पहले ध्यान से सुनो, बताना क्या क्या है। सबसे पहली बात बच्चा लोग देखो, कल आपका कट ऑफ आएगा, जिन भी बच्चों को सीट मिल जाएगा कॉन्ग्रेचुलेसन, आप सबको सीट मिल गया, ठीक है। अगर आपको वो सीट पसंद आती है, जो भी आपको पहले अलोकेट कर रखी है, आपको वो सीट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अगर पसंद नहीं आती है तो उस सीट पर कोई एक्शन मतलब छोड़ दो ऐसे, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा। जिस कॉलेज में अभी जा रहे हो जाते रहो। उसके अलावा अगर मान लो अभी तक कोई सीट अलोकेट नहीं हुई है, आपको पहले राउंड में सीट मिल जाती है, एक्सेप्ट करो, फी पेमेंट करो। जिन भी बच्चों को सीट, आपका जो भी बच्चा सीट एक्सेप्ट करता है आपका फर्स्ट राउंड में 15 तारीख को, मतलब इसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का, तो वो क्या कर सकता है, उसको अपग्रेडेशन पर डाल दे, ठीक है, अपग्रेडेशन डाल ले, सेकंड राउंड में चांस होता है कि अपग्रेड अच्छा खासा हो जाए। उसके अलावा अगर भैया मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, कि मेरे को स्पोर्ट्स में मिल रहा है, वहाँ भी मिल रहा है, नॉर्मल में मिल रखा है, स्पोर्ट्स में भी मतलब ईसीए में भी मिला है, या सुपर न्यूमरेसी कोटा में मिला है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसमें भी कंफ्यूजन है। तो आपके लिए एडवाइस, पहली चीज, अगर आपको जो अभी कॉलेज मिल रखा है वो अच्छा है, वो अच्छा कोर्स है, ठीक है, और आप उससे सेटिस्फाई हो, अच्छे प्रोफेसर मिल गए हैं, अच्छा कॉलेज मिल गया, अच्छे दोस्त मिल गए, आप सेटल भी हो गए, आपने पीजी ले लिया, आपने फ्लैट ले लिया, वहाँ पे अकोमोडेशन दे दिया। आप सोच रहे हो कि भैया कोई दूर सा मिल जाए, ठीक है, तो वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, वहाँ अकोमोडेशन ढूंढना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर ये सब समस्या है तो मत करो, ठीक है, छोड़ दो, रहने दो, नॉर्मल वाली सीट पे पढ़ो, ऐसे में उतना कोई फर्क नहीं पड़ता दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हाँ, अगर आप बीकॉम ऑनर्स वाले हो तो फर्क पड़ता है, अगर आप ऐसे बच्चे हो जिनको प्लेसमेंट चाहिए तो फर्क पड़ता है, यानी ऐसे कॉलेज की तरफ ज्यादा जाना चाहिए जो कि और बेटर नॉर्थ के साउथ के और बेटर कॉलेज होने चाहिए। अगर उनमें एडमिशन मिल रहा है तो जाओ, क्योंकि प्लेसमेंट इज मच इंपॉर्टेंट थिंग, और अच्छी कंपनी अच्छे कॉलेज में ही आती है। जैसे कॉलेज अलोकेट हो जाएगा उसके बाद आप क्या करो, आपके पास कंडीशन है, चाहो तो आप 20 तारीख से आप कॉलेज जाना चालू कर दो, या सेकंड कट ऑफ आपकी आएगी 22 तारीख के बाद, उसकी उसके बाद देखने के बाद उसको जा सकते हो, ठीक है। जाना आपको फी स्लिप लेके ही पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 20 को ही जाओ, ज़रूरी नहीं है कि आप 22 को ही जाओ, ठीक है, मतलब 22 के बाद जाओ, जाना तो आप 20 को भी जा सकते हो, उसके बाद भी जा सकते हो। बट अब भैया धीरे धीरे क्या हो गया कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है अच्छी खासी, ठीक, अच्छी खासी तो नहीं हुई है, ठीक है, मैं खुद कॉलेज में देख रहा हूँ, उतना अभी है नहीं, टाइम टेबल आउट हो चुका है, क्लासेस चल रही है, प्रोफेसर्स ले रहे हैं, ज़्यादा सिलेबस अभी खींचा नहीं, क्योंकि अभी टाइम ही कितना हुआ, अगस्त ही हुआ है, ठीक है, उसमें भी इतने सारे वेकेशंस हो गए थे, ठीक है, अभी एडमिशन प्रोसेस चल ही रहा है, एक हफ्ता तो टाइम टेबल डिसाइड करने में लगे, तो उतना कुछ हुआ नहीं है, मैं आपको बर्डन नहीं दूंगा। हाँ, कॉलेज की पढ़ाई का आपको नुकसान हो रहा है, हाँ, अगर आपकी केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, तो लैब अगर आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो हाँ लैब का नुकसान होता है, क्योंकि लैब एक बार मिस हो जाती है तो मिस हो जाती है। पढ़ाई का क्यों नुकसान नहीं है भैया, सिंपल सी बात है, देखो, जनरली जरूरी नहीं है कि आपके हर एक कॉलेज में सारे के सारे अच्छे प्रोफेसर मिल जाए, ज्यादातर कॉलेज में अच्छे प्रोफेसर है नहीं, किसी भी कोर्स की बात कर लेते हैं, तो जो आपको प्रोफेसर सिखा रहा है वो आपके पेपर में आने वाला नहीं है, वो प्रोफेसर आपको रियल लाइफ की चीजें सिखा देगा लेकिन पेपर में आएगा नहीं। तो आपको मेन फोकस क्या करना चाहिए कि आप जब भी जाओ प्रॉपर प्लान के साथ जाओ, ठीक है, कि एक बार कट ऑफ देख लो, कट ऑफ देखने के बाद 22 सेकंड कट ऑफ देखने के बाद फिर डिसाइड करके जाओ कि हाँ अब मेरे को जाना है, ये फाइनल है कि ये कॉलेज अब मेरे को मिल गया, इससे फर्दर मेरा आगे बदलने वाला नहीं है। उसके बाद ही क्या करना है, कॉलेज जाना। कॉलेज जाने के बाद आप आओ, अकोमोडेशन लो, वहाँ पे जाओ, टाइम टेबल लो, किताबें लो, आपका जरूरत नहीं है, अगर रजिस्टर ले लो काम हो जाता है। कॉलेज से देखो, कॉलेज की पढ़ाई कॉलेज की तरह करो, स्कूल की तरह नहीं, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे ध्यान ज्यादा देना, ऐसे भी आप इस क्या नाम है, सुपर नुमर से कोटा वाला एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपके पास है ही ऑलरेडी, ठीक है। कुछ और सीखने को आपको मिल जाए डिफरेंट सोसाइटी में, जो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि सही है,